हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीटेट जुलाई 2023 सीडीपी प्लस पेडागोजी की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हुए और आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गए थे, अब हम नीचे से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडीपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि जटिलता शुरू होती है। ओडीपस और इलेक्ट्रा के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था। अब क्वेश्चन आ गया है तो फिर से एक बार अच्छे से सुनिए आप लोग, व्याख्या बस अच्छे से सुनिए आप, ठीक है। तो ओडीपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये पाई जाती है आपकी शैशवावस्था में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ओडीपस ग्रंथि और ओडीपस ग्रंथि किस में पाई जाती है। ओडीपस ग्रंथि लड़के में पाई जाती है, ठीक है। और लड़का जो होता है पितृ प्रेम करता है, लड़का जो क्या होता है मातृ प्रेम करता है, ठीक है, यानी कि माँ से। और इलेक्ट्रा ग्रंथि किसके लिए होती है, ये लड़की के लिए होती है। इसमें लड़की जो होती है क्या करती है, पितृ प्रेम करती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडीपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जटिल होती है। तो ओडीपस ग्रंथि किसके लिए पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है जो मातृ प्रेम करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि आपकी लड़कियों में पाई जाती है जो पितृ प्रेम करती हैं। ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ये शैशवा अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों का 21वां, जिसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, शैशवा अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्याख्या भी मैंने नीचे लिख दी है, आप लोग एक बार देख लीजिए। व्याख्या क्या कहती है देखो, व्याख्या कह रही है कि फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में ओडीपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि किसके अनुसार ओडीपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हुआ, तो फ्रायड के अनुसार, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास किया जाता है। ये अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था में चलती है। ओडीपस ग्रंथि, ये ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है जिससे इनका अपनी माता के प्रति ज़्यादा प्रेम, ममता। और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है जिससे प्रेम पिता के प्रति ज़्यादा होता है। यही मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश गुणसूत्र होते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कहता है कि पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर तो आपको इसमें ही मिल गया, XY पाए जाते हैं, ठीक है। और महिला में कौन से पाए जाते हैं, तो महिला में जो हैं XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूछ लेता है कि कितने जोड़े गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, तो जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और अगर टोटल कुल पूछ ले क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। अच्छा, बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे होता है, ये भी नोट कर लो आप। तो बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है, पिता से होता है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे लिंग से, मैंने वो आप लोगों को सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं मैराथन में ले लूँगा, जितनी क्लियर होना थी वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दी है, ठीक है। अच्छा, बाकी एक और क्वेश्चन है जो बनता है
सबसे पहले एक सीक्वेंस आता है अंडाणु, अंडाणु के बाद क्या बनता है? शुक्राणु। वंशानुक्रम का एक सही क्रम है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। वंशानुक्रम का सही क्रम क्या होता है? वंशानुक्रम का सही क्रम सबसे पहले आता है आपका अंडाणु, ठीक है, उसके बाद आता है आपका शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु के बाद आता है आपका युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज के बाद आता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टो और सिस्ट, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में क्या हो जाते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो इसकी व्याख्या भी है नीचे करीबी। व्याख्या में क्या है? कह रहा है सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। कह रहे अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कह रहे गत्यात्मक माना जाता है, स्थिर माना जाता है, प्राथमिक माना जाता है, गौड़ माना जाता है। देखो अनुवांशिकता गौड़ तो होगी नहीं, प्राथमिक इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो प्राथमिक तो होगा नहीं जी। अब या तो गत्यात्मक होगा या स्थिर होगा। तो गत्यात्मक में वातावरण जो होता है वो हमारा गत्यात्मक होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर गत्यात्मक की बात पूछेगा तो वातावरण हो जाएगा, और स्थिर की बात पूछेगा तो अनुवांशिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपकी क्लियर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थिर, ठीक है। अनुवांशिकता जो होती है स्थिर होती है, जबकि वातावरण जो होता है गत्यात्मकता होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो कि स्थिर होता है। वातावरण प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम कैसा पहलू है? स्थिर पहलू है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से 100 to 100% आता ही आता है, ठीक है। अब ऑप्शन अलग अलग होते हैं, आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। एक या तो ऑप्शन में नेचर या नर्चर मिलेगा, या तो ऑप्शन में नेचर और नर्चर, ठीक है। या तो इंग्लिश में देख लिया करेंगे आप, ठीक है। नेचर और नर्चर मिलेगा आपको। और क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। कह रहे प्रकृति पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कह रहे व्यवहार और वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, या अनुवांशिक एवं वातावरण से। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ किसका परिणाम है? अनुवांशिक एवं वातावरण का परिणाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका देख लो एक बार, व्याख्या भी मैंने लिख दी है। कह रहा है यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की अनुवांशिकी संरचना से संबंधित है, जो उस जन्म से ही प्राप्त होता है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है, किंतु वर्तमान में ये विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। यही विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं हम। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, और आपका जो रूप रंग है इसका बदला हुआ है, ठीक है। पूछता वही है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। कह रहा है कि एक्स तथा वाई की विशिष्ट अनून क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कह रहा है खोज पोषण, चुनौतियाँ, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण और स्थिरता और परिवर्तन। तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेचर या नर्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। बिना देरी से आगे बढ़ते हैं हम, इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। बाकी PDF जो
है, मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूँगा, डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी PDF भी मैंने वहीं डाल दी हैं, ठीक है। तो बालक के व्याख्या कह रहा है कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है ना। मार्स एवं विंगो का मत है या कॉल है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम, वातावरण, अन्योन्य क्रिया का फल है। इसलिए वंशानुक्रम और पर्यावरण विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। कह रहा क्या है, कह रहा समानता है, निरंतरता है, वंशानुक्रम है और युतुत्सा है। तो जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ये एक डेफिनेशन भी है किसकी, B.N. झा की, B.N. झा एक डेफिनेशन भी है। क्या है, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। तो क्या है, वंशानुक्रम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा इसका, ठीक है। इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। जब है व्याख्या में क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। कह रहा है क्रो एंड क्रो का, गॉल्टन का, रॉस का, तो वुडवर्थ का। तो बिना देरी से बताता हूँ, उसका आंसर फ्रांसिस गॉल्टन साहब होगा। फ्रांसिस गॉल्टन साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही वे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर होंगे। इसे ही हम व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। कहने का मतलब है, फ्रांसिस गॉल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम, सॉरी एक मिनट, इनकी एक बुक है जिन्होंने लिखी थी, क्या नाम है इस बुक का, हेरिडिटी, हेरिडेटरी, यहाँ पे ए है बेटा, ठीक है, जीनियस, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने पहली बार बताया था कि दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी लिखने में बेटा बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ उन्होंने किस किस के अध्ययन के जनक माने जाते हैं। देखो, फ्रांसिस गॉल्टन को व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्हें निर्धारण मापनी के जनक माना जाता है, सुजनन शास्त्र का जनक माना जाता है, बुद्धि का पहला अध्ययन किया इन्होंने, पर्सनालिटी शब्द का पहला अध्ययन किया। चलो अच्छा, मैं लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना फ्रांसिस गॉल्टन के बारे में, ठीक है। फ्रांसिस गॉल्टन, इन्हें व्यक्तिक विभिन्नता का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्हें निर्धारण मापनी का जनक माना जाता है, इन्हें सुजनन शास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। इसे मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। चौथा, बुद्धि का पहला अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है। पांचवा पॉइंट पे आ जाते हैं, पर्सनालिटी शब्द का पहला प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं, जुड़वा बच्चों पर
पहला अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इसे हटाता हूँ। 7वें पॉइंट की ओर आते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि सफल एवं असफल, सफल एवं असफल लोगों का अध्ययन किया। 8वां पॉइंट पुस्तक के बारे में बता चुका हूँ, हेरिडेटरी जीनियस के लेखक और वंशानुक्रम का जैव सांख्यिकी का नियम दिया। तो वंशानुक्रम का जैव सांख्यिकी का नियम दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आखिरी पॉइंट रह गया, वो भी लिखवा देता हूँ मैं, शायद 9वां पॉइंट था। और सांख्यिकीय विधि के जनक, अच्छा ये बता दिया, सॉरी, ठीक है। तो इनके नाम में इतने अवार्ड दर्ज हैं, तो इसका उत्तर मैंने शायद बता दिया है, क्या हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे व्याख्या भी करी गई है, क्या है व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यावहारिक वंशानुक्रम की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों का वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिससे मानव जाति का नस्ल सुधर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता का संबंधी कारण है। कह रहे अनुवांशिक कार्य रंग, आंखों का रंग है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता है, समकक्ष व्यक्तियों में और चिंतन पैटर्न। तो अनुवांशिकता से संबंधित हमें बताना है। देखो चिंतन पैटर्न हो गया, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति हो गई और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता हो गई। ये तीनों के तीनों वातावरण से संबंधित हैं, है ना। लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंखों का रंग या अनुवांशिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कह रहे हैं अनुवांशिकता के कारण आँख का रंग, यहाँ पे बेटा आँखा नहीं होगा, आँख होगा, आँख का रंग भरा भूरा होगा, यहाँ पे सॉरी, भूरा, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है। जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति चिंतन पैटर्न, ये सब किससे संबंधित हैं, वातावरण से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीज़ें अनुवांशिकता से संबंधित हैं। देखो है लिखा है वातावरण के कारण प्रभावित होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कह रहे कि समाजीकरण है, कह रहे सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, कह रहे शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो बताना है कि समाजीकरण क्या है। कह रहे समाजीकरण सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, नहीं भाई मानदंडों में परिवर्तन नहीं है, सॉरी ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहे शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन समाजीकरण के बारे में डायरेक्ट पूछ रहा है। समाजीकरण के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, बिल्कुल ये हो सकता है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये भी नहीं है, जो ये है वो ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, देखो देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहे बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया के द्वारा होती है। मार्क्स एवं बिंगो का मत है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता, ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी ये आ गई इसकी व्याख्या। कह रहे ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन, ऑप्शन बेटा देखो कुछ गलत हो गए हैं। ठीक है, शायद एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा समाजीकरण है, कह रहा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच के संबंध है, समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल। बिल्कुल हम समाज के अनुसार चलते हैं, समाज हमारे साथ हमारे अनुसार नहीं चलता है, इसलिए क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, बिल्कुल उनके अनुकूलन, जिस समाज में हम रहते हैं उसके साथ क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हो समाजीकरण है, अर्थात समाजीकरण विविध है,
प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ चुके हैं सारे ज़्यादा क्वेश्चन, और इसमें बच्चे ने बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। अब मैं बताऊंगा बच्चे निशान क्या लगा के आए थे। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? कौन सी निष्क्रिय एजेंसी? कह रहे परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, स्वास्थ्य क्लब है। तो जब ये आया था क्वेश्चन तो बच्चों ने ज़्यादा पता क्या लगाया था आंसर? इको क्लब लगाया था। बच्चों को इको क्लब का मतलब ही नहीं पता, जबकि इसका उत्तर क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय है। अब देखो सामाजिकरण का कह रहे हैं। अब बेटा सामाजिकरण के बारे में बताया था ना, जहाँ पर कुछ लोग जमा हो, जैसे कि ग्रुप बना हुआ हो, वहीं तो सामाजिकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा बच्चे का। देखो परिवार के साथ सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। स्वास्थ्य क्लब यानी कि जिम में भी कई लोग होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है वहाँ पर भी सामाजिकरण होता है। इसका मतलब ये भी और ये भी, ये क्या है? हमारी सक्रिय एजेंसी हैं। कैसी हैं? सक्रिय एजेंसी हैं। अब इको क्लब क्या होता है? सॉरी, पुस्तकालय के सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ पे क्या होता है? हम बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं, ना कोई आवाज़ आती है। तो यहाँ पर सामाजिकरण का ये क्या हो जाती है? निष्क्रिय एजेंसी हो जाती है। यहाँ पर हम क्या बैठते हैं? चुपके चैन बैठ कर पढ़ते हैं। क्या ग्रुप तो होता है, भीड़ भी होती है, लेकिन क्या हम एक दूसरे से बात करके सीखते हैं? ऐसा नहीं होता ना, इसलिए ये निष्क्रिय फैमिली हो जाएगी। अच्छा, इको क्लब क्या होता है? बेटा इको क्लब भी एक क्या होता है? ग्रुप होता है बच्चों का। यहाँ पर भी क्या कहा जाता है? ग्रुप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखो परिवार, इको क्लब एवं स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की एक सक्रिय संस्थाएं हैं। ठीक है, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है, जैसे अभी मैंने बताया था, तथा अपने विचारों को एक दूसरे का आदान प्रदान करता है या बांटता है। परंतु ये सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर सब लोग शांत बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहे विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कह रहे विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास एकल आयामी होता है या विकास पृथक होता है? देखो शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से इसकी व्याख्या करते हैं। आंसर आप लोगों को पता ही होगा। देखो कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जन्म में ही समाप्त हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? मैंने बताया था कि विकास का निरंतरता का सिद्धांत। क्या बताया था? निरंतरता का सिद्धांत। क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत? विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलता है, इसलिए ये गलत हो गया। कह रहा है विकास जो है एकल आयामी होता है, विकास का एक रूप नहीं होता है। मैंने बताया था बेटा आप लोगों को, विकास संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो विकास एकल आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। कह रहे विकास पृथक होता है। मैंने आप लोगों को एक विकास का सिद्धांत बताया था, अंतः संबंध का सिद्धांत बताया था ना, अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास के एक पहलू जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यदि मानसिक विकास प्रभावित होता है तो शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।